हेलो बच्चों, कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो आप देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा। टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो कि मिक्स हैं सभी टॉपिक्स के। लगभग इसमें क्वेश्चन मिक्स किए गए हैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑल वनडे एग्जाम्स, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप है, आर्मी जीडी है। तो इन सभी वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं और इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या पहला सवाल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि लिखा हुआ है, विच सम ऑफ मनी बिकम्स ₹1352 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इन 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। ये एक चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है बेटा। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है आपको कंपाउंडेड, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंपाउंडेड। ठीक है, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी, हमसे ये पूछा गया। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। तो देखो बेटा, 4%, अगर मैं दर की बात करूं कि दर प्रतिशत क्या दे रखी है, रेट परसेंट क्या है, तो रेट परसेंट है हमारे पास 4%। और 4% की हम लोग फ्रैक्शन जानते हैं होती है 1/25, यानी 1/25। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन की अगर बात करें, और एक तरफ मैं लिखूंगा अमाउंट यानी कि मिश्रधन। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर की अगर बात करते हैं बेटा, पहले वर्ष की, तो 25 रुपये मूलधन था और 1 रुपये यहाँ पर क्या है, ब्याज है। दैट मीन्स इंटरेस्ट है, यानी कि हमारा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना बनेगा, 26। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें, तो दूसरे वर्ष भी मूलधन हमारा प्रिंसिपल कितना है 25, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल मिला के अमाउंट बनेगा 26। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हम मल्टीप्लाई कराएंगे और ये बनेगा हमारा 625, और जो अमाउंट है वो हमारी बनेगी बेटा 676। अब 2 वर्ष के बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1352 रुपये। कितना है, 1352। अब 1352 रुपये हमें मिश्रधन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 2 ईयर्स के बाद। तो हम ये कहेंगे कि 676 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1352 रुपये को। तो एक यूनिट की यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी, एक रेशियो का जो मान निकलेगा वो कितना आएगा, 2 रुपये। तो 625 यानी मूलधन हमें निकालना है। तो मूलधन होगा 625 × 2, और 625 × 2 कराएंगे तो ये हमारा आएगा 1250 रुपये, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है 1250 रुपये। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है और हम सब जानते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है P 1 + R/100 की पावर n। यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। n क्या होता है, समय। जब समय 2 वर्ष है तो मैंने 2 बार इसको लिखा। जब समय अगर अभी 3 वर्ष होगा तो मैं इसको कितने बार लिखूंगा, 3 बार लिखता। ठीक है, तो एक हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, 2 मिनट ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही। ठीक है, अगर हम फॉर्मूले से जाते हैं तो 2 मिनट से ज़्यादा का आप समय ले जाएंगे। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर सेकंड कह रहा है कि 3 नंबर हैं, 3 संख्याएं। ठीक है, जिनका अनुपात कितना है बेटा, 3:2:5। 3:2:5, जिनका अनुपात क्या दे रखा हम लोग को, 3:2:5। कह रहा है कि इन सभी संख्याओं के द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, यानी इन सभी संख्याओं के वर्ग का योग। ठीक है उनके वर्गों का योग 1862 है। तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है कौन सी, सबसे छोटी संख्या है, हमको ये बताना है। तो अगर मेरे पास 3 संख्याएं हैं, मैंने मान लिया मेरी 3 संख्याएं A, B और C हैं, जो कि 3:2:5 के रेशियो में दे रखी है। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हो जाएगी 3x, B की वैल्यू मैंने क्या मान ली भाई, 2x, और C की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 5x। अब कह रहा है इनका स्क्वायर करके और इनका जो सम है, यानी इनका वर्ग करके जो इनका योग है, तो अगर इनका मैं वर्ग करूंगा तो 3x का वर्ग करूंगा बेटा, आएगा 9x²। और योग है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस 2x का वर्ग करेंगे तो भैया कितना आएगा, 4x²। प्लस 5x का अगर वर्ग करूंगा बेटा तो ये बनेगा 25x², और जो कि किसके बराबर है, 1862।
तो यही हमसे बोला गया है कि इनका योग किसके बराबर है, 1862 के। अगर हम यहाँ पर देखें तो 9 4 13 और 25 जोड़ेंगे बेटा, ये बनेगा 38x² बराबर 1862। 19 से अगर हम भाग दें यहाँ पे तो 19 से काटोगे 19 दूनी 38। 19 से अगर हम यहाँ पर काटेंगे तो 19 गुणे 9 होता है 171। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा 152, तो कितने बार कटेगा 8 बार। तो 2 से भाग देंगे कितना आया 49। तो x² बराबर हमारे पास आ गया बेटा 49। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 7। यानी कि अगर x की वैल्यू 7 है, अब हमसे पूछी गई सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या भाई 3x 2x और 5x में कौन सी है भाई 2x है। और अगर 2x है तो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी 2 गुणे x का मान कितना है भाई साहब 7 है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 14। और 14 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो इस सवाल का जो सही आंसर बना, एग्जैक्ट आंसर है, वो कितना है 14 है। ठीक है भाई, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और इसको नोट कर लें अपने अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 90 ईयर। यानी कि ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना है 90 वर्ष। कितना है बेटा 90 वर्ष। अब 6 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2:3 के अनुपात में थी। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर मैं कहूँ कि आज के 6 वर्ष पहले आपकी कुछ आयु रही होगी, ठीक है, और आपके भाई की भी कुछ आयु रही होगी, लेकिन अगर वर्तमान में अगर हम बात करें तो आप भी 6 साल बढ़ चुके हैं और आपके भाई भी 6 साल बढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, अगर आप आज के 6 साल पहले मान लो 20 साल के थे तो आज आप वर्तमान में कितने के हो गए 26 के। अगर आपका मान लो बड़ा भाई आज के 6 साल पहले लगभग 25 साल का था तो आज वो वर्तमान में कितने हैं 31 साल के। बात आ रही समझ में। तो देखो भाई अगर यहाँ पर बोल रखा है कि 3 लोग हैं, कौन कौन है ए बी और सी, तो देखिए हमें ये पहला पॉइंट ये दे रखा है कि तीनों का योग यानी कि a प्लस बी प्लस सी का सम कितना है बेटा 90 यानी कि 90 वर्ष। ठीक है, कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले भाई साहब 6 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना है 1:2:3। यानी कि ए बी सी का रेशियो कितना है, तो अगर मैं रेशियो लिखूं 6 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले भाई साहब 6 वर्ष पहले कितना अनुपात है 1:2:3। ये बेटा बात है 6 इयर्स एगो, यानी कि 6 वर्ष पहले। बात समझ गया, ये रेशियो चल रहा। तो अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू पूछूं कि क्या इसका बनेगा, तो ये बनेगा 1x, ये होगा 2x और इसका क्या होगा 3x। अगर मैं प्रेजेंट में पूछूं यानी कि वर्तमान की बात हो रही है आज की, ठीक है, तो a की वैल्यू बताइए आप, क्या 1x प्लस 6 नहीं होगी? क्या a की आयु 1x प्लस 6 नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई, क्योंकि आज के 6 वर्ष पहले, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आज के 6 वर्ष पहले आप 20 साल के थे, तो वर्तमान में कितने के हैं? आप कहोगे सर 26 साल के हैं। क्यों? क्योंकि आज भाई आज के 6 वर्ष पहले आप 20 के थे तो आपने 6 उसमें क्या किया, ऐड किया। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि भाई अगर a आज के 6 वर्ष पहले 1x का था तो वर्तमान एज उसकी क्या होगी 1x प्लस 6। ऐसे ही अगर मैं b की बात करूँ तो b की एज क्या होगी बेटा, ये होगी 2x प्लस 6। c की एज क्या होगी, तो ये होगी भैया 3x प्लस 6। बात आ रही है भाई समझ में। अब अगर हम तीनों का योग करें वर्तमान में, हमें ये भी दे रखा है कितना है 90। तो भाई अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 6 और प्लस 3x प्लस 6 अगर मैं यहाँ पर जोड़ के लिखूँ इस कंडीशन में, तो a b और c को अगर जोड़ूंगा तो 1x भाई 1x और आपका 2x और 3x मिला के कितना हो जाएगा बोलो भाई, तो 1x 2x 3x हो गया हमारा 6x प्लस 6 और 6 कितना हो गया बोलो भाई 18, बराबर में क्या चलेगा भाई साहब 90, क्योंकि तीनों का सम कितना है 90 है। बात क्लियर है भाई। तो 6x बराबर हमने लिखा 90 माइनस 18 जो कि कितना आएगा बेटा 72। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 12। कितनी आ गई बेटा 12। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया है व्हाट इज दी C's प्रेजेंट एज, C की वर्तमान आयु क्या है। तो C की वर्तमान आयु अभी अभी सामने लिखी हुई है 3x प्लस 6। तो C की वर्तमान आयु अगर 3x प्लस 6 है तो हमारा यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा कि C की वर्तमान आयु कितनी है बेटा 3x प्लस 6। तो 3 और x का मान कितना है भाई साहब 12,
तो 3 × 12 प्लस 6, तो 36 और 6 कुल मिला के कितना बना 42। और 42 हमारे कौन से ऑप्शन में है बोलो भाई, ऑप्शन ए में हमारा दे रखा है 42 ईयर्स। तो सी की वर्तमान क्या निकली 42। आपसे पूछ सकता है बी की वर्तमान बताओ, तो बी की वर्तमान क्या होगी 2x + 6, तो 2 × 12 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 30। क्लियर हुआ भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए बहुत ही मजेदार सवाल है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा सवाल है। हमसे कह रहा है कि दी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, यानी कि 3 लगातार की बात हो रही है। मेन पॉइंट ये है, इंग्लिश में अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंजिक्यूटिव, ठीक है भाई। सम संख्याएं, कैसी संख्याएं बेटा, सम संख्याएं, ठीक है, इवन नंबर्स। ये देखिए 3 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है भाई साहब 90 है। कितना सम है 90 है। तो हमसे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन, आगे की बात बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें उसने क्या दिया, हमसे बोला कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है 90। तो मैं यहाँ पर क्या 3 सम संख्याएं मान लूँ, तो मैं यहाँ पर 3 लगातार सम संख्याएं बेटा जो होंगी वो होंगी x + 2 और x + 4। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई साहब सम संख्या होती क्या है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। या हम ये कहें कि कोई भी संख्या जिसके इकाई पर, जिसके यूनिट प्लेस पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। बात समझ में आई भाई। चलिए तो मैंने यहाँ पर x + 2 x + 4 इसीलिए लिखा है कि 3 लगातार चाहिए मेरे को इवन नंबर, तो जो कि यही इस फॉर्म में चलेंगे, ठीक है। अब अगर इस फॉर्म में चलेंगे तो इनका योग कितना दे रखा है, तो इनका योग हमें दे रखा है 90। अगर मैं इनका सम करूं तो x + x + x, अगर मैं यहाँ पर इनमें सम कर दूं तो ये कितना दे रखा है 90। तो भैया अगर यहाँ पर मैं सम करूंगा तो x कितना हो गया बेटा 3x प्लस 2 और 4 कितना हो गया भाई साहब 6, बराबर कितना आ गया 90। तो 3x बराबर हमारे पास कितना बन गया 84। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 28। सही है भाई साहब। अब सुनो, अगर x का मान 28 आ गया तो मेरी जो संख्याएं थी, इवन नंबर थे, वो कौन कौन से थे, तो आप कहोगे पहला नंबर 28 है, 28 + 2 दूसरा बन गया 30, और तीसरा 28 + 4 कितना बन गया बेटा 32। यानी कि 3 लगातार वो सम संख्याएं जिनका योग 90 हो वो कौन कौन सी हैं, 28, 30, 32। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी कहानी। अब सुनो आगे बढ़ते हैं, पूछ क्या रहा है इस बात को समझिए। पूछ हमसे ये रहा है, यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि द डिफरेंस, यानी कि अंतर, किसके बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, 1/4 ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। भाई साहब यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा है बताएगा कोई, तो स्मॉलेस्ट आप कहोगे सर जी 28 स्मॉलेस्ट दिख रहा है इन तीनों में, ठीक। और सबसे छोटी संख्या के 1/4 एवं सबसे बड़ी संख्या के दोगुने का अंतर क्या होगा, एंड डबल ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट संख्या कौन सी है भाई साहब, बड़ी कौन सी है, तो इनमें बड़ी सबसे बड़ी मेरे को तो 32 दिख रही है, ठीक है। तो बड़ी संख्या का 2 गुना, तो भाई साहब अगर बड़ी संख्या का मैं 2 गुना करूंगा तो कितना बनेगा 64, और 28 का अगर मैं 1/4 करूंगा तो कितना आएगा 7, और इनका अंतर मुझे चाहिए, क्या चाहिए अंतर। तो 7 और 64 के बीच में अंतर कितना होगा बेटा 57, और किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसमें 57 बनेगा, क्योंकि 7 और 64 का अंतर कितना है भाई 57 है। तो हमसे ये पूछा गया था कि बड़ी संख्या का 2 गुना और छोटी संख्या का 1/4 का अंतर क्या होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे आप इसको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कह रहा है कि √74 इसको सॉल्व करना है, प्लस रूट के अंदर 700 प्लस रूट के इंटू रूट के अंदर 42 प्लस रूट के अंदर 42 प्लस रूट के अंदर 42 प्लस डॉट 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 अनंत के लिए गया है, ठीक है भाई। तो देखिए सर यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है, उसको मैं समझाने का एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूँ। इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अगर जैसे बेटा कहीं पे भी लिखा हो, क्या लिखा हो समझिएगा, नीचे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं पे भी अगर दे रखा हो √a प्लस √a प्लस √a प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है भाई। तो होता ये है कि हमें एक छोटा सा शॉर्टकट है, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करें।
अब अगर ए की वैल्यू पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है, मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो इसी फॉर्म पे ही बनता है, तो हमें क्या करना होता है कि इसके हमें दो फैक्टर करने होते हैं। अगर प्लस लगा हुआ है और ऐसे फैक्टर चाहिए होते हैं जिनका अंतर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर होने चाहिए जिनका अंतर यानी कि डिफरेंस कितना हो, वन हो। अगर प्लस लगा हुआ है तो बड़ा फैक्टर आंसर होता है, और अगर माइनस लगा हुआ है तो छोटा फैक्टर आंसर होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ इस पे कि भाई किस तरीके से होगा, तो देखिए सर इधर पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक, तो एग्जाम्पल में हम एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिखा √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 डॉट। अब बेटा √6 के हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा 2 और एक बनेगा 3, यानी ऐसे दो फैक्टर लेने हैं, ऐसे दो गुणज लेने हैं जिनका अंतर कितना हो, 1। तो 2 और 3 का अंतर कितना आया भाई साहब, 1। अब बीच में प्लस लगा है तो मेरा आंसर इस सवाल का क्या आएगा, 3। अगर यहीं पर बीच में माइनस लगा होता तो मेरा आंसर क्या आता, 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायरेक्ट इसमें एक शॉर्टकट है जो आपका अलजेब्रा में मिलता है इन सबको सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई साहब इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया। अब जैसे मान लो 20 लिखा हो, क्या लिखा हो, 20, तो 20 के दो फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा 4, एक बनेगा 5। 4 और 5 का गैप कितना है, अंतर कितना है, 1। अगर 20 √20 प्लस √20 प्लस √20 चलेगा तो आंसर क्या होगा, 5। अगर √20 माइनस √20 माइनस √20 लिखा होगा तो आंसर क्या होगा, 4, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला फैक्टर, छोटा वाला गुणज हमारा आंसर होता है। ऐसा मैंने आपको बताया। अब देखो भाई यहाँ पर हम समझेंगे कि इसमें हम क्या करें। तो भाई साहब जैसे मान के चलिए यहाँ पर चल रहा है √42 प्लस √42 प्लस √42, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, बोलो भाई, यहाँ से हमको मिलेगा 7, क्योंकि बीच में क्या लगा है बेटा, प्लस, क्या लगा हुआ भाई साहब, प्लस। तो 7 × 6 42 होगा, ठीक है, यानी कि 42 के दो फैक्टर, 42 के दो फैक्टर बने 6 और 7, जिनका अंतर कितना है, 1। तो भाई साहब बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा, यानी कि 7 आया। इनटू में क्या चल रहा है, तो देखो बेटा हमारा जो क्वेश्चन की फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी, 74 प्लस 700 × 7, ठीक, क्योंकि इस पूरे का आंसर जो ये रूट लगा हुआ है, इस पूरे का आंसर क्या आ गया मेरे पास, इसका आंसर आ चुका है बेटा 7। यहाँ पे कितना आएगा, 4900। भाई 7 × 700 करोगे 4900 बनेगा। 4900 को अगर मैं रूट से बाहर करूंगा तो अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर बनेगा 74 प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, 70। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये कितना बन जाएगा, अगर मैं इधर लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा 4900, और 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो 49 का स्क्वायर रूट आएगा बेटा 70। ठीक है, और 70 और 74 को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 144, और 144 किसका होता है बेटा, 12 का। 144 रूट किसका होता है, 12 का होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जाता है कभी कभी, और इसमें और भी सारी चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और बना सकते हैं। ठीक है सर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि एन आइटम इज सोल्ड टू सक्सेसिव गेन, यानी कि एक वस्तु को 30% और 20% की दो क्रमिक लाभों पे बेचा जाता है। ठीक, यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य कितना है, 31,200 रुपए। अंतिम विक्रय मूल्य कितना है बेटा, 31,200 रुपए। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य रुपयों में क्या है, हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य रुपयों में क्या है, यानी हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए सामने दो यहाँ पर गेन है, ठीक, पहला गेन कितने का है, तो पहला जो गेन है या लाभ है वो कितने का है, 30%। 30% की अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो ये होता है 3/10। 10 हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस, सीपी हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य, और 3 हमारा क्या है बेटा, लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो कुल मिलाकर के यहाँ से बेटा हमारी जो एसपी बनेगी वो हमारी कितनी बनेगी, तो वो बनेगी 13। दूसरा जो गेन है हमारे पास वो कितने परसेंट का है, तो ये हमें दे रखा है दूसरा वाला 20% का। ठीक है, 20% का भिन्न कितना होता है भाई साहब, 1/5। 5 क्या है भैया, 5 यहाँ पर सीपी है, 1 क्या है, प्रॉफिट है। तो एसपी यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 6।
तो मैंने मान लिया कि जो वस्तु बेची जा रही है उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी या मैं कहूँ क्रय मूल्य कितना है, एक्स रुपए है। कितना है, एक्स रुपए। ठीक है, तो एक्स रुपए की कोई चीज़ थी। आप समझिएगा ध्यान से, मेन जो है वो अब स्टार्ट हो रहा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। सबसे पहले 30% का लाभ हुआ, यानी मान लो 10 रुपए की चीज़ थी, 3 रुपए का लाभ लिया तो बेची कितने में, 13 में। यानी कि x को हमने बेचा कितने में, 13/10 में, इंटू 13/10। ठीक, आगे अगर बात करें तो फिर से 5 रुपए सीपी था, 1 रुपए लाभ हुआ, कितने में बेचा, 6 में, तो 6/5। और फाइनली हमारा x का मूल्य जो हमारा वस्तु था जो कि x रुपए का था, उसका फाइनल अंतिम मूल्य आगे बन कितना गया, 31,200। 31,200 रुपए। ठीक है भाई। तो अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि क्या इसमें बनेगा, तो देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं, 13 से ट्राई करते हैं, 13 दूनी 26, कितना बच गया बेटा, 26। कितना बचा है यहाँ पर, 5 और 2 52, 13 चौको 52, 2 जीरो आ गया। 6 से काटेंगे कितने बार, 400 बार। ठीक है, 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50। ठीक है, तो x बराबर बना 400 इंटू 5 इंटू 10 हो गया 50। तो कुल मिलाकर कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 और 4 पंचे 20। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो गया, 20,000। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक भाई, गेन है और लाभ हो या हानि होती किस पे है, क्रय मूल्य पे। जब तक कि क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पर ज्ञात हो रहा है या ज्ञात करना है, तब तक। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम प्रॉफिट या लॉस किस पे कंसीडर करते हैं, सीपी पर कंसीडर करते हैं। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन 36 डेज। ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, और उन दोनों ने 3 दिन तक कार्य एक साथ किया। दे वर्क on it together for 3 days, then what fraction of the work is left। यानी कि यदि वे दोनों साथ में 3 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा, यानी कि कितना वर्क जो है वो कितना हिस्सा उसका बचा रहेगा, हमें ये निकालना है। चलो भाई बताते हैं, देखते हैं सर। सामने ए जो है वो कर रहा है कितने दिनों में बेटा, 36 दिनों में। अच्छा, बी कितने दिनों में कर रहा है भाई, तो आप कहोगे बी कर रहा है सर 12 दिनों में। इनका अगर मैं लासा लूं तो लासा यानी कि एलसीएम कितना बनेगा, 36। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्य, या हम इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे वर्क। क्लियर है। तो भैया ए की इफिशियंसी कितनी है, 1, बी की इफिशियंसी कितनी है, 3। यही तो हमारे पास क्षमता निकल के आई ए और बी की। बोलो भाई, इतनी बात में कोई डाउट। अब इन दोनों ने मिलकर कितने दिन तक वर्क किया, 3 दिन तक। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है बेटा कि वर्क इज इक्वल टू, कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक, कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो भैया 36 काम कराने हैं, लेकिन ए और बी ने कितने दिन तक काम किया, हमें बोला गया है 3 दिन तक, 3 डेज तक साथ में वर्क किया। तो कितना कार्य किया होगा 3 दिन में, तो 3 तो हो गया टाइम, और ए और बी की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो गई बेटा, 1 + 3 यानी कि 4। तो इन्होंने 3 × 4 कितना आ गया, 12, 12 वर्क किया, जबकि टोटल वर्क था कितना, 36 यानी कि 36। तो कितना वर्क नहीं किया, तो हम कह सकते हैं 12 वर्क किया है, कितने में से, 36 में से। कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 1/3, यानी कि अगर टोटल 3 काम था उसमें से 1 किया है, तो कितना नहीं किया है, नॉट, यानी कि जो इन्होंने नहीं किया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, कितना काम अभी छूट गया है, कितना काम अभी बचा है। तो लेफ्ट वर्क मैं यहाँ पर लिखूंगा, 3 में से अगर 1 हो गया तो कितना बचा, 2, और कितने में से, 3 में से, यानी 2/3। और 2/3 हमारे किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, क्योंकि 1/3 इन्होंने वर्क कर पाया ए और बी ने कितने दिनों में बेटा, 3 दिनों में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखो भाई अगला सवाल है, द पेरीमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 44 सेंटीमीटर इफ द हाइट ऑफ अ कोन इज 24
and the what is the cut surface area in centimeter square of the cone। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक लंब वृत्तीय शंकु की बात हो रही है, कोन की बात हो रही है, ठीक है भाई। कोन में आइसक्रीम खाते हैं हम लोग, ठीक है, कोन आती है आइसक्रीम की, उसी की बात हो रही है। परिमाप इसका कितना है? 44 सेंटीमीटर। यदि शंकु की ऊंचाई 24 है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हमको, ठीक है बेटा। अब देखो भाई, बात करते हैं हम सबसे पहले एक कोण की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक कोण अगर ड्रॉ करता हूँ, समझने का थोड़ा सा कोशिश करिएगा। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये हमारा एक कोण है, ठीक। अब अगर ये हमारे पास एक कोण है और ये उसकी क्या है? रेडियस r, और ये इसकी क्या है? हाइट h, और ये क्या होती है बेटा? त्रियक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट l, ठीक। तो यहाँ पर हम आप सबको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर बेटा 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। तो ये चीज़ हम लोगों को पता होती है कि जब हम लोग कोण पढ़ते हैं तो उसके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। किसकी बात करते हैं भाई साहब? पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर इसका किसका? बेस का। यहाँ पर बोला गया है राइट सर्कुलर कोन इज इतना दी बेस। क्या बोला गया है? बेस। बेस मतलब आधार, यानी आधार क्या है? यही तो वाला पार्ट है। और ये कैसा? ये एक सर्कुलर पार्ट है। और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। अगर 2 पाई आर होता है भैया तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर हमें कितना दे रखा है बेटा? 44 दे रखा है। तो 22 दूनी 44 से कट गया तो आर बराबर मेरे पास कितना आ गया? 7। आर का मान कितना आ गया भाई साहब? 7 आ गया। यानी कि इस कोण की जो रेडियस है वो कितनी है? 7। शंकु की जो त्रिज्या है बेटा वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या मेरे पास आ गई 7, बात समझिएगा, और ऊंचाई मुझे कितनी दे रखी है? 24। कितनी दे रखी है? हाइट 24, ये देखिए दे रखी है 24। तो क्या मैं यहाँ से L की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा? अब देखो मैं L की वैल्यू निकाल रहा हूँ। L इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ इसी से अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसके बाद मैं नोट कर सकता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि इज इक्वल टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा, एच की वैल्यू कितनी है? 24, तो ये आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना? 625। तो L बराबर कितना निकल के आएगा? फाइनली ये 25 निकल के आएगा, 25 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू ये है और R की वैल्यू ये है। अब बात करते हैं भैया कर्व्ड सरफेस एरिया की, यानी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की। तो आपको पता होगा कि CSA ऑफ कोन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो नोट करिए, CSA ऑफ कोन होता है या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का होता है बेटा पाई आर एल। फॉर्मूला होता है ये पाई आर एल। L is a slant height, R is a radius of a cone। तो पाई की वैल्यू हमारी होगी 22/7। R तो हमारे पास 7 है और L कितना है बेटा? 25। तो 7 से 7 कट गया भाई साहब। 22 इंटू 25 करना है तो 25 दूनी 50, हासिल कितनी हुई? 5। 25 दूनी 50 और 5 55। तो 550 इज द राइट आंसर, और जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। 550 क्या आ गई हमारी? कर्व्ड सरफेस एरिया आ गई। किसकी? इस कोन की, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में जीडी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। अगला सवाल क्या कह रहा है? सुनिए ध्यान से। कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर के हैं तो उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या है? पहली बात आपको पता होनी चाहिए समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस की प्रॉपर्टी। तो रोम्बस कुछ इस तरीके से पतंग जैसा दिखने वाला एक फिगर होता है और इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बेटा? बराबर होती हैं। अगर मैं कहूँ कि इसकी ये ए है तो ये भी क्या होगी बेटा? ए होगी, और ये भी क्या होगी? ए होगी, और ये भी क्या होगी? ए होगी। तो अगर मुझे एक साइड पता लग जाए तो मैं इसका परिमाप बता दूंगा, क्योंकि पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब देखो सर, इसमें एक कंडीशन और भी होती है, उसको भी समझ लो कि जो ये रोम्बस होता है, समचतुर्भुज होता है, इसके जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, तो विकर्ण जो होते हैं वो जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? वहाँ पर बेटा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है।
बात समझ में आई। दूसरी बात, जिस जगह ये आपस में कट करते हैं वहां पर ये बराबर भागों में टूट जाते हैं, यानी कहने का मतलब जितना ये होगा उतना ही हिस्सा ये होगा, और जितना ये ऊपर वाला हिस्सा होगा उतना ही ये नीचे वाला होगा, यानी कि टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं इक्वली। जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे कितनी डिग्री का एंगल बनता है भैया, 90 डिग्री का बनता है। अब बात समझिएगा ध्यान से, जैसे अगर मान लो हमें यहाँ पर दो डायगोनल दे रखे हैं, तो ये जो हमारा डायगोनल अगर मैंने मान लिया कि इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ है 16, और इस वाले डायगोनल की लेंथ मैंने क्या मान ली, 8। अब मैंने आपको बताया कि जहां पर ये कट करेंगे जिस पॉइंट पे, फिर ये बराबर पार्ट में क्या हो जाते हैं, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 8, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, बोलो भाई, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। अच्छा भाई ये 8 नहीं है भाई साहब, ये यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये बेटा 12 है। तो 12 जब टूटेगा दो पार्ट में तो 6 इधर और 6 ही हमारा इधर पे आएगा निकल के, बात समझ में आई। अब अगर ये 8 है, ये 6 है, और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रही है ये कैसी है सर, ये हमारी पाइथागोरस लगेगी। और पाइथागोरस लगेगी तो मैं लिखूंगा कि ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा भैया 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36 कितना हो गया भाई साहब, 100। तो ए बराबर कितना निकल गया, 10। यानी कि जो भुजा है इस समचतुर्भुज की, रोम्बस की, वो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई तो मुझे अब क्या पेरीमीटर निकालने में ज़्यादा वक्त लगेगा, नहीं। पेरीमीटर बराबर मैं लिखूंगा सम ऑफ ऑल साइड, और वैसे भी इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4 इंटू 10 कितना हो गया बेटा, 40। यानी कि इसका परिमाप क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आंसर क्या है हमारा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी रोम्बस की। रोम्बस में ये है कि जो डायगोनल्स होते हैं जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं आपस में। और D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, जो है इसके डायगोनल होंगे वो D1 और D2 इक्वल नहीं होंगे, ये भी कंडीशन है भाई। D1 इज नॉट इक्वल टू D2। और दूसरी चीज, यहाँ पर जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और जहाँ पे ये कट करते हैं वहाँ पे ये दो बराबर बराबर पार्ट में वो डायगोनल इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है भाई। यानी अगर टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी, 16, तो ऊपर कितनी होगी 8, नीचे भी कितनी होगी 8। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी 12, तो इधर भी 6 उधर भी 6। कहने का मतलब ये, अगर मैं कहूँ यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है तो ऊपर 10 नीचे भी 10। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है अपना ये। अब देखो भाई इसको समझो ध्यान से, क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड। हाउ मेनी स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड, ये लिखा हुआ। ठीक है भाई। 1 सेंटीमीटर की गोलाकार कितनी गेंदें बनेंगी, किससे बोलो भाई। तो कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर, यानी कि एक हेमिस्फेयर को मेल्ट कर करके, जिसकी रेडियस कितनी है हेमिस्फेयर की 6 सेंटीमीटर, उसको पिघला करके हमें छोटी छोटी गेंदें बनानी है, 1 सेंटीमीटर वाली गोलाकार गेंदें बनानी है। ठीक है, तो कितनी बनेंगी। तो भाई साहब जब भी पिघलाने पे क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखना हम क्या इक्वल करेंगे, वॉल्यूम। मान लो हमारे पास कोई एक हेमिस्फेयर था इस तरीके का, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा 6, कितनी है 6 सेंटीमीटर। और हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ बॉल्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कुछ बॉल्स बना रहे हैं छोटी छोटी। सपोज दैट ये इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो भाई जो ये वॉल्यूम, जो आयतन जितना हमारे पास यहाँ होगा उतना ही वॉल्यूम का तो हम काम कर पाएंगे। बोलो भाई, जितना मेरे पास आयतन होगा इतना वॉल्यूम होगा, उतना ही को तो हम पिघला पिघलू के बनवा पाएंगे भाई। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब। तो भैया अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, इसके वॉल्यूम की बात करें, तो ये वॉल्यूम होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। आर का मान कितना है 6, तो मैंने लिखा 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि आर क्यूब होता है बेटा फॉर्मूला। ठीक, आगे अगर बात करते हैं कि भाई कितनी यहाँ पर बॉलें बनेंगी, तो बराबर कर दो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब। और कितनी गेंदें बनेंगी, मैंने मान लिया n गेंदें इतनी बनेंगी इस हेमिस्फेयर से, इस अर्धगोले से। कितनी गेंदें बनेंगी n। अब कुछ नहीं है, केवल आपको कैंसिल आउट करना है और आंसर आपके हाथ में है। कैसे, देखो भाई, पाई से पाई कटा, ठीक है भैया। उसके बाद 3 से देखो 3 कट गया, 2 से 2 कट गया,
इतनी बात समझ में आई। 2 से काटोगे इसको कितने बार, 3 बार। 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36 इंटू 3, तो 36 इंटू 3 बराबर क्या आ गया n, क्योंकि 1 का क्यूब बेटा 1 ही होता, तो ये कितना आ गया 108। यानी कि कितने गोलाकार छोटे छोटे गोले बनेंगे, तो ये बनेंगे आपके 108, और हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। ठीक, तो एक अर्धगोले को पिघलाकर जिसकी रेडियस कितनी थी 6 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर के क्या बनवा रहा था, आपसे गोले बनवा रहा था, तो कितने बनेंगे 108 बनेंगे। इस तरीके से हमें वॉल्यूम को इक्वल रखना होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो रहेंगी या इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको डेली टू डेली मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल।